अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर। धन्यवाद। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट केमिस्ट्री में यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, यह केमिस्ट्री में एक यूनिट केवल आप लोगों को मिलनी है जिसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। केमिस्ट्री की सब मिलाकर एक यूनिट है, हमारे पास सिलेबस भी है और इसमें यूनिट फर्स्ट लिखा है रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, जिसका मार्क्स दिया है बोर्ड के लिए 20 नंबर का आता है। तो इसको सब लोग ध्यान दीजिएगा। और इस यूनिट में हम लेसन 3-4 या आप बुक में देखिएगा लेसन फर्स्ट में हम स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम डाले हैं अम्ल क्षार तथा लवण। बुक में भी देखिएगा, हो सकता है आपको लोग बुक में दूसरा लेसन दिया हो, लेकिन नाम यही मिलेगा अम्ल क्षार तथा लवण। तो यही लेसन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पिछली वाली वीडियो में हम रसायन के बारे में या केमिस्ट्री के संबंध में इंट्रोडक्शन दिए थे, जिसमें हमने 9th के सब रूल आपको बता दिए हैं, जो कि हाई स्कूल स्तर पर बेस बनता है। तो वह वीडियो या वह जो क्लास चला है उसको ध्यान से देखिएगा सब लोग, उसका नोट्स भी बनाएगा उसका, और उस नोट्स की हेल्प से आप इस लेसन को या जो केमिस्ट्री में लेसन बनाया जाएगा उसको जो है सॉल्व करने में आपके लिए आसानी रहेगी। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जो भी पिछली वीडियो गई है उसको रिवाइज कर डालिएगा कई बार। और जो हमने याद करने के लिए बताया है, जैसे तत्वों का प्रतीक, परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, उसको भी सब लोग याद रखिएगा। उसके अलावा हमने बैलेंसी भी लिखवाया है, किसका प्लस होता है किसका माइनस होता है। जैसे Na प्लस होता है, सल्फेट SO4 माइनस होता है 2, तो दोनों मिलाकर यौगिक बनते हैं। तो कैसे बनते हैं हमने बताया, अदला बदली होती है, तो उसको ध्यान रखिएगा, उससे यौगिक बनाने में भी आसानी रहेगी और उसके साथ साथ आप लोगों को जानकारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए देखिए, लेसन फर्स्ट हम स्टार्ट किए इसमें, इस यूनिट में, जिसका नाम है अम्ल क्षार तथा लवण, यानी एसिड बेस एंड साल्ट। इसके बारे में हम आज बताएंगे आप लोगों को। तो देखिए, आप अगर देखा जाए तो दैनिक जीवन में इन सब अगर देखा जाए पदार्थों का आप यूज करते हैं। जैसे देखिए, लवण में आप नमक भोजन पकाते समय डालते हैं, तो वह नमक जो होता है उसका फार्मूला NaCl होता है। तो NaCl लवण ही है। तो बताइए दैनिक जीवन में इसका यूज हो रहा है कि नहीं? यूज हो रहा है देखा जाए। फिर चले आइए इसके बारे में, अम्ल के बारे में। अम्ल के बारे में आ जाइएगा तो प्रतिदिन आप बताए, अगर देखा जाए तो नींबू का भी प्रयोग करते हैं, यानी जितने भी खट्टे पदार्थों का प्रयोग करते हैं हम, तो यह कहना चाहेंगे उन सब में एसिड यानी अम्ल की मात्रा कुछ न कुछ होती है, और उस अम्ल की मात्रा की उपस्थिति से भोजन के पाचन में सहयोग मिलता है, भोजन का पाचन अच्छी तरह से हो जाता है। तो चलिए अब तो विस्तार हम लोग करेंगे एक एक के बारे में। तो इस तरह हमने बता दिया कि दैनिक जीवन में इन तीनों अगर देखा जाए तो पदार्थों का न किसी रूप में आप लोग उपयोग करते हैं, और वह कैसे प्रयोग करते हैं हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें पहली हेडिंग हम डाल लिए अम्ल, हेडिंग डाल लीजिएगा आप सब लोग अम्ल। बिना कॉपी या कलम के मत बैठिएगा, बल्कि कॉपी कलम हमेशा लेकर बैठा जाता है, और जो भी पॉइंट नोट किया करा रहे हैं उसको नोट भी किया जाता है, समझा भी जाता है। तो देखिए, अम्ल के बारे में चलते हैं पहले। तो अभी हमने बताया कि नींबू का खट्टा स्वाद या इमली का खट्टा स्वाद या सिरके का खट्टा स्वाद कहिए, यह बता रहा है कि इसमें अम्ल है। तो आप कह सकते हैं कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। इसको नोट करिएगा।
अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। पहला पॉइंट यह नोट हुआ। यानी अम्ल की पहचान आप खट्टे से भी कर सकते हैं कि अगर खट्टा है तो इसमें अम्ल है। एग्जाम्पल के लिए आप लिखिएगा, एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। सिरके का खट्टा स्वाद, कामा लगा दिए। नींबू का खट्टा स्वाद, कामा लगा दिए। इमली का खट्टा स्वाद, अम्ल की उपस्थिति, अम्ल की लिखिएगा उपस्थिति को दर्शाता है। अम्ल की उपस्थिति को दर्शाता है। हमने बता दिया सिरके का खट्टा स्वाद, नींबू का खट्टा स्वाद, इमली का खट्टा स्वाद अम्ल की उपस्थिति को ही दर्शाएगा। यानी जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसमें अम्ल किसी न किसी रूप में उपस्थित है, यह जानिए आप लोग। तो यह देखिए पुरानी अवधारणा के अनुसार यह परिभाषा इसकी रही कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। इसके अलावा आप लिटमस पेपर के आधार पर इसको परिभाषित किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। लिटमस पेपर देखिए हमारे पास ब्लू तो नहीं है, दो प्रकार का लिटमस पेपर होता है। एक ब्लू लिटमस पेपर होता है और एक रेड लिटमस पेपर होता है। तो देखिए हमारे पास तो ब्लू नहीं है लेकिन रेड लिटमस पेपर वह उपस्थित है। रेड लिटमस पेपर इस पर देखिए लिखा हुआ है। और इसमें देखिए हमने बताया गड्डी में होता है। इसमें कई जो है अगर देखा जाए तो कई पार्ट होते हैं इस गड्डी में। इस तरह देखिए कई पार्ट है। एक पार्ट इसमें से हम निकाले हैं जिसका कलर आप लोग जान रहे हैं कि रेड है। कैसा कलर है? रेड होता है, रेड है। और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, अगर उसकी गड्डी अगर हम लें तो उसका कलर कैसा रहेगा? ब्लू रहेगा, यानी नीला रहेगा। तो दो प्रकार का लिटमस पेपर यह आता है, एक रेड लिटमस पेपर आता है और एक ब्लू लिटमस पेपर आता है। तो लिटमस पेपर के आधार पर भी अम्ल की पहचान की जाती है। या तो आप स्वाद चख कर पहचान करेंगे, लेकिन यह भी बता देते हैं कि सभी अम्लों का स्वाद आप चखेंगे नहीं, क्योंकि कुछ अम्ल ऐसे खतरनाक होते हैं कि जीभ पर पड़ते ही जीभ को ही गलाना स्टार्ट कर देते हैं। और अंदर जाने की बात है, छोड़िए, अंदर जाकर क्या करेंगे समझ सकते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, ये सब प्रबल अम्ल होते हैं। और ये सब अम्ल जब शरीर के अंदर पहुंचेंगे या जीभ पर पहुंचेंगे तो वहां गहरी घाव उत्पन्न कर देते हैं। इस वजह से इन अम्लों को स्वाद चख करके आप पहचान नहीं करेंगे। यह जो हमने कहा कि इसमें अम्ल उपस्थित होता है, यह अम्ल देखा जाए तो दुर्बल अम्ल होता है। जो आप कहें सिरके में, नींबू में या इमली में अम्ल पाया जाता है, कह रहे हैं कौन सा अम्ल पाया जाता है इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इनमें जो अम्ल पाया जाता है वह दुर्बल अम्ल होता है, जिसकी प्रबलता कम होती है। यानी गहरी घाव वहां उत्पन्न नहीं करेंगे, बल्कि भोजन के साथ जब यह मिलेंगे तो भोजन को अम्लीय बनाएंगे। और जब भोजन अम्लीय बन जाता है तो उसका पाचन अच्छी तरह से हो जाता है। उसके साथ साथ भोजन को गलाने का भी काम करेंगे। लेकिन एक बात बता दे रहे हैं कि ज्यादा खट्टी चीजों का प्रयोग करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए कहा जाता है आप थोड़ा नींबू मान लीजिए भोजन के साथ प्रयोग किए या पानी के साथ प्रयोग किए, बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे तो वह आपके लिए खतरनाक ही रहेगा। तो बहुत ज्यादा यूज भी नहीं करना। हमने बताया एक लिमिट होती है, उस लिमिट के तहत अगर पार करेंगे उसको तो वह जो है अगर देखा जाए तो आपके शरीर पर जो है बुरा इफेक्ट डालेगा। इस वजह से बड़े सावधानी से इन सब चीजों का प्रयोग करना चाहिए, इसको ध्यान रखेगा। तो देखिए हम बता रहे थे कि अगर मान लीजिए
स्वाद चखकर पहचान है तो ठीक है, लेकिन हमने कहा सभी अम्लों का स्वाद तो चखा नहीं जा सकता है। कुछ अम्ल इतने प्रबल होते हैं कि वह जीभ या अगर आमाशय में पहुंच गए तो उसकी दीवारों को गलाने का काम करेंगे, जिससे आपके शरीर पर जो है गलत प्रभाव जाएगा। तो ऐसे अम्लों का स्वाद चख कर नहीं बल्कि लिटमस पेपर के आधार पर उसकी पहचान की जाएगी। अगर मान लीजिए प्रयोगशाला में आप पहुंचे, प्रयोगशाला तो है नहीं, प्रयोगशाला में किसी बाटल में वह देखे कांच का बाटल रहेगा, यह हमारे पास प्लास्टिक का बाटल है, हम एक उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। अगर वहां पर जाएगा तो प्रयोगशाला में आपको कांच का बाटल मिलेगा, कांच के बाटल में अम्ल या क्षार या लवण रखा रहता है, उसमें आप लिटमस पेपर या ले जाइएगा। यहां अगर यह मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यह ब्लू लिटमस पेपर है, कौन सा है? ब्लू लिटमस पेपर है। तो जो अम्ल अगर मान लीजिए इसमें अम्ल H2SO4 स्टिकर लगा हुआ है, यहां लिखा है H2SO4 लगाकर रखा है। अब आप अगर चेक करना है या नहीं लिखा है, कोई कह दिया कि यह अम्ल है कि नहीं है, तो पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे कि ब्लू लिटमस पेपर ले जाएगा। तो ब्लू लिटमस पेपर को जब इसमें डुबाइएगा, लेकिन सावधानी करिएगा कि आपका हाथ टच ना हो, इसमें थोड़ा सा पार्ट केवल इसको जो है टच कराना है उसके लिक्विड से। तो जब टच कराएगा आप, त्यों इसका कलर अगर यह ब्लू रहा शुरुआत में, अगर इसका कलर रेड हो गया तो समझ जाएगा यह क्या है? अम्ल। समझ लीजिएगा यह क्या है? अम्ल। यानी अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यह भी पहचान है। अम्ल क्या कहता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। लिटमस पेपर हमने दिखाई दिया, यह लिटमस पेपर है, लेकिन हमारे पास इस समय जो मौजूद है वह रेड लिटमस पेपर है। इसी तरह ब्लू कलर का आएगा। तो ब्लू कलर का अगर अम्ल में डुबाएगा तो वह अगर रेड कर दिया तो इसका मतलब वह क्या रहेगा? अम्ल रहेगा। तो आप लिख सकते हैं क्या? नीचे इसके अम्ल स्टार लगा दीजिएगा, बल्कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो देखिए, एक स्वाद चख कर भी पहचान है, एक लिटमस पेपर के आधार पर पहचान है। और लिटमस पेपर की पहचान जो है प्रयोगशाला की पहचान भी कहलाती है। ये ध्यान रखिएगा। प्रयोगशालाओं में अगर अम्ल, क्षार या लवण की पहचान करनी है तो लिटमस पेपर रखा रहता है, उससे पहचान की जाती है। तो यह पॉइंट आउट हो गया होगा सबका कि अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। लेकिन यह सब पुरानी अवधारणा के अनुसार परिभाषा नहीं है। आज जो परिभाषा इसकी अम्ल की चल रही है वह आरहेनियस के सिद्धांत से चलती है। आरहेनियस के सिद्धांत से अगर चला जाए या सिद्धांत से देखा जाए तो अम्ल की पहचान, अम्ल की परिभाषा अलग तरीके से दी गई है। आरहेनियस सिद्धांत से अम्ल की परिभाषा अलग दी गई। इन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, आप हाइड्रोजन आयन का मतलब समझ गए होंगे, H+ रहेगा। हाइड्रोजन आयन या कह लीजिए हाइड्रोनियम आयन नाम आता है। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला है H3O+, देते हैं। यह देखिए रहेगी परिभाषा जो आज चल रही है। अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं।
नोट कर लीजिएगा। कभी कभी आर्रेनियस के सिद्धांत से अम्ल कोई परिभाषा देना होता है तो आप यही दीजिएगा। नोट कर लीजिए सब लोग तब तक। तो हमने देखी अम्ल को तीन तरह से परिभाषित किया। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, एक यह परिभाषित है, और अम्ल नीले लिटमस को पेपर को लाल कर देता है, यह परिभाषित है। लेकिन यह सब पुरानी अवधारणा के अनुसार है। आज जो आर्रेनियस के सिद्धांत से चलती है परिभाषा हुआ है यह। नोट हो गया होगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल देने जाएं तो देखिए क्या बनेगा। यह Cl जैसे अम्ल है, यह Cl का जब जलीय विलयन करेंगे यानी HCl का जलीय विलयन बनाएंगे तो यह देखिए अपने आयनों में टूट जाएगा, H प्लस और Cl क्या माइनस, H प्लस और Cl माइनस। इसीलिए देखिए प्लस माइनस हमने पहले ही बता दिया, यानी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। यह देखिए अम्ल है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह प्रबल अम्ल है। दूसरा हम लिखते हैं H2SO4। अगर H2SO4 का आयनन होगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जो है H प्लस आयन आएगा, और दूसरा आयन आपको हम बताएं इसीलिए SO4 सल्फेट आयन होता है। सल्फेट का SO4 -2 होता है, बताए हैं। और यहां बीच में प्लस चिन्ह लगा दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा यह बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन 2 है, यहां हाइड्रोजन 1 है, तो बैलेंस करने के लिए यहां पर क्या लगाएंगे 2, और SO4 तो 1 है, यहां भी SO4 1 है, तो बैलेंस है। तो बताइए यह दोनों अम्ल है, और यह दोनों अम्ल अगर देखा जाए तो जलीय विलयन जब करिएगा तो इस तरह, यह देखिए उत्क्रमणीय अपक्रिया का चिन्ह है। उत्क्रमणीय अपक्रिया का मतलब यह है कि यह वियोजित हुआ तो यह बन गया, और यह दोनों मिलेगा तो यह बन सकता है, रिवर्स हो सकता है, वापस लौट सकता है, इसका मतलब यही होता है। तो यहां पर यह साइन लगाएंगे आप लोग, और यह जो है देखिए हर जगह हाइड्रोजन आयन देखिए दे रहा है। इसमें हाइड्रोजन आयन 1 दिया है, इसमें क्या हाइड्रोजन आयन दिया है, 2 हाइड्रोजन आयन। तो बताइए अम्ल जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। अब देखिए अगर यही हाइड्रोजन आयन अगर जल के साथ मिलाया जाए, यहां देखिए H2O को अगर हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन आयन दे, तो बताइए यह दोनों जब जुड़ेगा तो बनाएगा क्या, H3O+ आयन बना देगा, यही हाइड्रोनियम आयन। अगर इन्हीं हाइड्रोजन आयन में एक आयन जल से जुड़ेगा तो वह बताइए H3O+ आयन देगा। बैलेंस है कि नहीं? हाइड्रोजन 1 यहां 1 है, 3 होगा, और यहां पर ऑक्सीजन 1 है, यहां ऑक्सीजन 1। तो देखिए उसी को जब हाइड्रोजन आयन को निकालकर जल के साथ जोड़िएगा तो हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो समझ में आ जाएगा ना, नोट कर लीजिएगा। यह देखिए है। इसके बाद हम एग्जाम्पल अब लिखवाएंगे अम्ल का। अम्ल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, उनका नाम क्या है, कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है, यह सब आप लिखेंगे। अब नोट हो गया सबका? तो मिटाया जा रहा है ऊपर। अब इसका एग्जाम्पल लिखा जाएगा। अम्ल का एग्जाम्पल क्या है, यहां तक पहुंच लीजिएगा आप लोग। नोट हो गया सबका? आयनन कर लीजिएगा, सब आएगा। इसके बाद देखिएगा ध्यान से। अब अगर एग्जाम्पल अम्ल का लिया जाए कि कौन कौन से एग्जाम्पल अम्ल के आते हैं, तो हम प्रबल अम्ल में पहले गिनवाते हैं। प्रबल अम्ल का मतलब यह है कि जिसका जलीय विलयन करिए हाइड्रोजन आयन तुरंत दे दे, वह प्रबल अम्ल है। समझिए, हाइड्रोजन आयन तुरंत देगा। अब प्रबल अम्ल रहेगा तो वह आपके लिए खतरनाक रहेगा।
यानी अगर आपकी त्वचा पर पड़ जाएगा तो वहां गहरी घाव उत्पन्न कर देगा। तो प्रबल अम्ल में देखिए, अगर नाम लेते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल आता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र H2SO4 याद रखिएगा। H2SO4 कैसे बना है पता है, H प्लस हुआ होगा और SO4 क्या है -2, तो ये 2 इसके पास आएगा, 1 इसके पास जाएगा, यह तो हम बता चुके हैं। तो बताइए याद रहेगा ना। अगर देखा जाए तो यह कैसे बना है तो देखिए एक बार पुनः समझा रहे हैं। H प्लस बन रहा होगा, यानी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है बाह्य कोश में, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन जब त्याग करेगा तो H+1 बनाएगा, और SO4 जो है यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्राही है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। सल्फेट का हमने लिखवाया है -2। अब बताइए 2 इसके पास जाएगा, 1 इसके पास जाएगा, तो 2 इसके पास जाएगा तो यहाँ 2 बन जाएगा, और 1 इसके पास जाएगा तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इसलिए H2SO4 बन गया। और आयनन किए तो देखिए यही आयन अलग हो गया, बस आते यहाँ 2 था तो यहाँ 2 लगाया गया होगा, बस इतना अंतर हुआ होगा। बोलिए समझ में आया। इसके बाद चलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दूसरा एग्जाम्पल आता है, HCl है जिसका नाम। HCl कैसे बना, H प्लस देखिए +1 और Cl क्या -1। अब बताइए दोनों बराबर है तो सब कैंसिल आउट हो जाता है, तो HCl बन जाता है, यह भी तरीका है। नाइट्रिक अम्ल हुआ, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का क्या सूत्र है, EHNO3 है, यह नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल कैसे बना है, H प्लस रहा होगा और NO3 लिखवाए हैं हम, नाइट्रेट -1, तो बताइए दोनों बराबर है तो यह भी कैंसिल आउट हो जाएगा, HNO3 बन जाएगा। वही आयनन किया जाता है तो ही आयन हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जब आयनन होगा जलीय विलयन में तो समझ में आ जाएगा सबको ना। बोलिए सबको समझ में आ रहा होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम यह सब अलग करके आपको बता दिए। तो देखिए 3 एग्जाम्पल हमने दिया, अभी और भी एग्जाम्पल तमाम है जो कि प्रबल अम्ल को दिखाएंगे, तो इतना आप लोग याद रखिएगा कम से कम। अब हम चलते हैं दुर्बल अम्ल में, वह भी उदाहरण आपके लिए रहेगा। दुर्बल अम्ल में कौन कौन अम्ल आते हैं, यह प्रबल अम्ल है और यह क्या है, दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल में पहले नंबर पर एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल नाम आता है, एसिटिक अम्ल नाम आता है, जिसका फार्मूला है CH3COOH रहेगा, CH3COOH रहेगा, एसिटिक अम्ल। यह देखा जाए तो सिरके में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, यहां लिख देते हैं, सिरके में यह पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या जवाब रहेगा, एसिटिक अम्ल जवाब रहेगा। यह सिरके का स्वाद किसके कारण होता है, तो एसिटिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, स्वाद खट्टा उसका आ जाएगा जवाब ना। फिर इसके बाद देखिए नींबू लीजिएगा, सिट्रिक अम्ल लेते हैं, सिट्रिक अम्ल। अभी इसका फार्मूला आप लोगों को आगे मिलेगा, बस नाम याद रखिएगा। सिट्रिक अम्ल यह किसमें पाया जाता है, नींबू में। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। एक होता है फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल एक नाम आएगा, जिसका फार्मूला रहेगा SCOH, कुछ याद भी रखिए। यह देखा जाए तो बिच्छू की डंक या मधुमक्खी के डंक में, जब मधुमक्खी या बिच्छू डंक मारती है तो उस समय बताइए वहां पर जो है अगर देखा जाए तो चुभन सी महसूस होती है, दर्द सा महसूस होता है या सूजन आती है, तो वह फार्मिक अम्ल की उपस्थिति ही दर्शाता है। यानी यह बिच्छू की डंक, मधुमक्खी की डंक, यह इस में पाया जाता है। तो यहां लिख दीजिएगा, यह इसके नीचे लिख लीजिएगा, इसके नीचे आप लोग बिच्छू की डंक, बिच्छू की डंक, डंक लिखिएगा, तथा मधुमक्खी की डंक यहां लिख दीजिए, मधुमक्खी की डंक लिखिएगा, मधुमक्खी की डंक में यह उपस्थित होता है। तो आपको हमने बता दिया, यह सब देखा जाए कार्बनिक अम्ल है, सब में कार्बन है, कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं, और जितने भी कार्बनिक अम्ल है सब दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आएंगे, यह जानिए सामान्य रूप से। बल्कि डंक बनाएगा सही रहेगा।
रहेगा सूत्र, लेकिन थोड़ा बड़ा है, अभी जितना बताएं उतना याद रखिए, उतना याद रखेंगे तब भी ठीक है। तो आप यह ध्यान रखिएगा, एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, यह सब मिलेगा आपको आगे और वहां पर विस्तार से बताया जाएगा। अभी बस इतना याद रखिए जितना हमने बताया। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। या बिच्छू की डंक या मधुमक्खी की डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक अम्ल, जिसका फार्मूला लिखे हैं। यह सब इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, SCOH। तो बताइए समझ में आ गया होगा। हम देखिए अम्ल क्या होता है, अम्ल के बारे में विस्तार से बताए। अम्ल का स्वाद कैसा है, लिटमस का उसका व्यवहार कैसा है, उसके अलावा आरेनियस सिद्धांत से क्या अम्ल को परिभाषित किया गया है। उसके बाद हम प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में बता दिए। प्रबल अम्ल देखें, यह इसका जलीय विलयन जल्दी हाइड्रोजन आयन देगा, लेकिन इसका जलीय विलयन जल्दी हाइड्रोजन आयन देगा नहीं। तो दुर्बल अम्ल का प्रयोग आप खाने के रूप में कर सकते हैं, यानी भोजन के साथ कर सकते हैं, लेकिन प्रबल अम्ल का उपयोग जो है भोजन के रूप में या भोजन के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी प्रबलता ज्यादा होने की वजह से यह गलाने का काम ज्यादा करेगा, इस वजह से यह खतरनाक होता है। तो समझ में सबको आ गया होगा। इसके बाद देखिए आता है, अभी तो हम लोग अम्ल के बारे में विस्तार से पढ़ रहे हैं। अम्ल का तुल्यांकी भार आता है। अम्ल का क्या आता है? तुल्यांकी भार। वैसे स्टेप है नहीं आप लोगों में, लेकिन जब अम्ल की बात आ गई तो हम लिखवा देते हैं। तुल्यांकी भार क्या होता है, इसके बारे में तो पहले दिया था, लेकिन अब सिलेबस में हट भी गया है। तुल्यांकी भार की परिभाषा अगर देखा जाए तो थोड़ा टिपिकल आप लोगों के लिए रहेगी। हम फार्मूला केवल बता देते हैं, फार्मूला से ही आपका काम चल जाना है। कभी पूछ सकता है कोई तो उससे काम चल जाएगा, या कंपटीशन लेवल पर क्वेश्चन आएगा तो उस पर भी आप जो है कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे देखिए, मिटा रहे हैं, फटाफट आप लोग नोट कर लिया करिए, समय ना लगाइए ज्यादा। तो देखिए हम सीधे लिखते हैं, स्टार लगाएगा नीचे आप लोग, यहां लिखिएगा अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता प्रयोग में आती है। क्षारकता यह लिखा जाता है। अम्ल की क्षारकता क्या है? अम्ल की क्षारकता का आशय अम्ल में उपस्थित H प्लस आयनों की संख्या, आयनों की संख्या, इसका आशय ही है। अम्ल की क्षारकता का आशय यानी तात्पर्य अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की संख्या, इसका आशय हुआ। नीचे का नोट हो गया होगा सबका। यह फार्मूला हमने लिखा और यह जो है इसके बारे में विस्तार किया। अब इसका एग्जाम्पल लिया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए कोई अम्ल ले लीजिए, जैसे H2SO4 हम ले लेते हैं। H2SO4 का आपको तुल्यांकी भार निकालना है। तुल्यांकी भार निकालना है, कितना आएगा। H2SO4 एक उदाहरण हम ले रहे हैं, इसका तुल्यांकी भार निकालना है। तो देखिए इसका जब आयनन होगा तो बताइए हाइड्रोजन आयन कितना देगा। अगर हाइड्रोजन आयन इसमें देखा जाए कितना है तो इसका आयनन कर लीजिएगा एक बार। H2SO4 का जलीय विलयन में जब आयनन हुआ था तो बताइए H प्लस मिला था, फिर प्लस SO4 क्या मिला था? -2। तो हाइड्रोजन 2 था, यहां पर 2 लगाए, तो बताइए 2 हाइड्रोजन आयन है इसमें। कितने हाइड्रोजन आयन है? 2 हाइड्रोजन आयन है। तो इसका मतलब है कि H2SO4 की जो क्षारकता है, देखिए अम्ल की क्षारकता का आशय अम्ल में उपस्थित H प्लस आयनों की संख्या है। तो इसका मतलब है लिख सकते हैं H2SO4 की क्षारकता बताइए कितनी होगी? 2 होगी ना, 2 हाइड्रोजन आयन है तो 2 हो गया। अब इसका अणुभार निकालिए, चूंकि अणुभार की भी आवश्यकता है। यहां कहा अम्ल का अणुभार, तो H2SO4 का अणुभार निकालिए।
इसीलिए देखिए अणुभार के लिए हमने एक वीडियो बनाकर दिया आपको, अणुभार कैसे निकाला जाएगा। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, तो 1 गुणे बताए क्या आएगा 2, प्लस सल्फर का कितना है 32, अब प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणे 4 हो जाएगा 4 संख्या में। तो बताइए यहां पर 2 प्लस 32 जोड़ दीजिए, बल्कि 34 हो जाएगा, अब प्लस 16 चौक 64, तो आ जाएगा कितना 98। यह देखिए आ गया H2SO4 का अणुभार 98 आ गया। अब जो है H2SO4 का तुल्यांकी भार आप निकाल सकते हैं, लिखेंगे H2SO4 का तुल्यांकी भार बराबर, बोलिए तुल्यांकी भार बराबर, तो अम्ल का अणुभार है, तो अम्ल का अणुभार देखिए निकल चुका है 98 है। अब बटे अम्ल की क्षारकता है, तो अम्ल की क्षारकता कहां से हमने लिखा है, अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की संख्या, तो यहां बताइए हाइड्रोजन आयन 2 है कि नहीं, तो इसलिए हमने क्षारकता 2 लिख रखा है, तो यहां बटा 2 हो जाएगा। और इसको काटिएगा 2 चौक 8, 2 9 18 यानी 49, 49 जो है ये H2SO4 का तुल्यांकी भार निकल जाएगा। आप लोग अब किसी अम्ल का तुल्यांकी भार इस तरह निकाल सकते हैं, अम्ल का अणुभार रहेगा, अब बटे अम्ल की क्या रहेगी क्षारकता रहेगी। तो यह जानकारी भी सब लोग रखिएगा, हो सकता है बुक में ना हो, सिलेबस में ना हो, लेकिन जानकारी आप लोग रखिएगा। तो आज हम पूरा अम्ल के बारे में आप लोगों को परिचित कराए हैं कि अम्ल क्या है और क्या क्या उसमें स्टेप होता है, सब स्टेप के बारे में हम बताए हैं। आज इतना ही रहेगा, कल फिर क्षार के बारे में इसी तरह पूरा स्टेप बताएंगे और इसका भी आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा और उसको जो है ध्यान दीजिएगा, सब लोग नोट्स भी बना लीजिएगा अच्छे तरीके से, और उसको जो है जो भी स्टेप हमने हर जगह बताया हुआ जीके भी बनता है, और इसके अलावा पॉलिटेक्निक या और कंपटीशन का जो एग्जाम होता है जिसमें साइंस से संबंधित जीके मिलता है, उसमें यह जो है आपका सहयोग करेगा हमेशा। कभी कभी पूछता है कि केवल H2SO4 दिया रहेगा, कहेगा इसकी क्षारकता कितनी है, तो जवाब देखिए ऑप्शन 2 वाला सही रहेगा, या जिसमें 2 लिखा रहेगा वह ऑप्शन क्या रहेगा सही रहेगा। अगर हम दूसरा अम्ल लिखें, बताइए अगर लिखे HNO3 लिख दे, यह भी अम्ल है, तो यह बताइए हाइड्रोजन आयन कितना देगा 1 देगा, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी 1 हो जाएगी। ये HCl है तो HCl भी 1 देगा, तो इसकी भी क्षारकता 1 हो जाएगी। तो समझ में सबके आया होगा, और आप लोग इसका पूरा नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद फिर कल हम क्षार के बारे में आप लोगों को वीडियो बनाकर देंगे।